छात्रों का सवाल है और आज इस पर फिर दिल्ली से लेकर रांची तक सियासी बवाल है। बारिश हो रही है सियासी आरोप प्रत्यारोप और इस बीच संसद के बाहर विपक्षी सांसदों ने इस मौसम की रिमझिम के बीच छतरी लगाकर सरकार को निशाने पर लिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अमित शाह जवाब दो। गृहमंत्री अमित शाह से लगातार सदन में बयान की मांग विपक्ष कर रहा है और वहीं रांची में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी दबाव बढ़ा रही है। बीजेपी विधायकों ने पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन किया है झारखंड में और इस बीच 11 बजने के साथ ही सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है। क्या कह रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष, सुनते हैं। दिनांक 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ है। वर्ष 1942 में इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देशवासियों को करो या मरो का मंत्र दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन भारत के लोगों की एकता, अदम्य विश्वास तथा अन्याय के विरुद्ध सत्य एवं अहिंसा पर आधारित संघर्ष का अमर प्रतीक है। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में निर्णायक जन जागरण का मार्ग प्रशस्त किया और राष्ट्र के आत्मविश्वास को नई ऊर्जा प्रदान की गई। ये सभा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी तथा भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान करने वाले अमर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। साथ ही उनके त्याग, बलिदान और आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए लोकतंत्र, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और संविधान में निहित मूल्यों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने का संकल्प लेती है। अब सभा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के स्वरूप में कुछ देर मौन रहेगी। I am sure the members of this House will join me in paying our respectful homage to the martyrs of our freedom struggle. Honorable members, I request you to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the brave souls. पिता महात्मा गांधी जी का योगदान केवल भारत नहीं पूरी दुनिया मानती है। ऐसे इसलिए दुनिया भी उनसे प्रेरणा लेती है। आप सब भी उनसे प्रेरणा लो। देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करने के लिए यहाँ चर्चा, संवाद, अपने विचारों को अभिव्यक्त करो। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये विचार दिया था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन, चर्चा, संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये व्यवहार आचरण आपका उचित नहीं है। आप अपनी सीट पर बैठे प्रश्नकाल चलने दें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए, बयान दें। दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर जो कार्रवाई हुई है, इसको लेकर गृह मंत्री से जवाब की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है नंबर 1C और अभी राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है। सुनते हैं। Through Dr. L. Murugan ji. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 1 Class D in today's revised list of business pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. श्रीमान कमलेश पासवान जी की अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यवली के क्रम संख्या 1 के
खंड ई पर अपने नाम के समक्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। श्रीमान भगीरथ चौधरी जी। तो लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है, राज्यसभा की कार्रवाई फिलहाल चल रही है और इस बीच संसद की कार्रवाई न चलने को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू लगातार विपक्षी दलों से बात कर रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से उनकी अच्छी बातचीत हुई है और एक दूसरे के हम विरोधी जरूर हैं लेकिन दुश्मन नहीं हैं और हम ये चाह रहे हैं कि देश हित में सदन चले। नहीं बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से मेरा अच्छा बात हुआ और एक विषय हमने रिक्वेस्ट किया है और बाकी विषय में भी बात किया है। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस और बाकी ऑपोजिशन पार्टी से हम लगातार बातचीत करते रहें और तालमेल करके काम करें। हम एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन तो नहीं है ना, तो देश हित में हम सब मिलके काम करें। लेकिन ऐसा चित्र दिखाते हैं बाहर में कि हम बिल्कुल पार्लियामेंट चलने ही नहीं देंगे, तो इसका नुकसान किसका होगा। और उधर झारखंड विधानसभा में नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। और इसके बाद अभी 14वां जो जीपीसी है इसमें भी गड़बड़ी हुआ है और इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं आपसे ये विनम्र निवेदन कर रहा हूं, सरकार उधर बैठे हुए क्या कहते हैं संसदीय कार्य मंत्री, मुख्यमंत्री तो नहीं है। मैंने क्या कहते हैं कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी मैंने कहा था भाई इन मुद्दों पर छात्र नौजवान सड़क पर बैठे हुए हैं, बारिश में बैठे हुए हैं और सरकार को एग्जाम रद्द करना चाहिए और पूरे मामले की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई से करानी चाहिए। ठीक नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए इस पर आप कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, नहीं तो लगातार ऐसे ही चलते रहेगा। यही मैं कहने के लिए खड़ा हुआ, क्योंकि आज पूरा झारखंड, पूरा देश देख रहा है। अरे यार आप बोलेंगे अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय आप बोलिएगा ना, आप ही के लिए तो बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जब आपके कार्यालय कक्ष में बातचीत हो रही थी उसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष भी थे, हम लोग सभी लोग थे और सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था नेता प्रतिपक्ष को कि प्रथम अनुपूरक बजट। तो झारखंड विधानसभा जहां फिलहाल कार्रवाई चल रही है और इस बीच राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन की कोशिश की गई। पुलिस ने फिलहाल प्रदर्शन करने वालों को हिरासत में ले लिया है और राहुल गांधी के घर के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, राहुल गांधी के घर के बाहर जाकर प्रदर्शन करने की कोशिश की गई है। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं। राहुल गांधी लगातार सदन में गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे हैं और विपक्ष के इसी हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई भी नहीं चल पा रही है। फिलहाल राहुल गांधी के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ानी पड़ी है क्योंकि प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंच गए थे प्रदर्शन करने के लिए, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। राहुल गांधी के घर के बाहर फिलहाल सुरक्षा अमूमन रहती है, लेकिन सुरक्षा फिलहाल अभी बढ़ा दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के घर के आसपास कुछ लोग जमा हुए और उनमें एक महिला भी थी जिसने फिलहाल आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उसके पैसे ले रखे हैं और इसी के मद्देनजर फिलहाल वो महिला यहाँ पर पहुँचती है, हंगामा करती है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी होते हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद होते हैं, जिसके बाद महिला को फिलहाल यहाँ से हटा दिया जाता है और उसके बाद पुलिस उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। लेकिन फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। बताया ये जा रहा था कि तमाम जो लोग हैं वो राहुल गांधी के आवास के बाहर प्रदर्शन करने आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के तमाम आला अफसर यहाँ पर मौजूद थे और जो लोग यहाँ पर फिलहाल पहुँचे थे उनको दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई है, उनको डिटेन किया गया है। महिला से फिलहाल पूछताछ की जा रही है कि वो किन कारणों की वजह से यहाँ पर आई थी, अपनी बात किसके सामने वो रखना चाह रही थी। बहरहाल इस पूरे मामले में अब फिलहाल राहुल गांधी के घर के बाहर हम खड़े हैं और अभी स्थिति सामान्य है। यहाँ पर जो फिलहाल फोर्स है वो तैनात कर दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्स है, दिल्ली पुलिस के आला जवान यहाँ पर मौजूद हैं और अभी भी यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी फिलहाल हरकत नहीं है। हालांकि
थोड़ी देर पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने हंगामा करने की कोशिश की थी, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन किया है। दिल्ली पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है कि वो कौन लोग थे, किन कारणों की वजह से यहाँ पर आए थे, किससे शिकायत करना चाह रहे थे। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत गुप्ता के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मुंबई में देश भर से आए जेनजी छात्रों के साथ सीधा संवाद किया। ये कार्यक्रम ऐसे समय में हुआ जब शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली, युवाओं से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय बहस के केंद्र में हैं। इस कार्यक्रम में मोहन भागवत ने छात्रों का खुलकर समर्थन किया। मोहन भागवत ने कहा कि आंदोलन भी संवाद का ही तरीका है। जेनजी की शिकायत सही थी। लोकतंत्र में विरोध करना सहमति बनाने का एक कारगर तरीका है। हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जेनजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला, बिल्कुल उसको ठीक करना चाहिए। और वहीं देखिए, मोहन भागवत ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि आंदोलन एक डायलॉग का तरीका, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना सहमति बनाने का तरीका। अगर आवाज नहीं सुनी जाए तो विरोध कर सकते हैं। जेनजी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से, डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए। तो आखिरकार मोहन भागवत की तरफ से ये जो छात्रों के साथ संवाद किया गया, जेन जी के साथ जो संवाद किया गया है, जेन अल्फा के साथ जो संवाद किया गया है, ज्ञान क्या निकल कर आया जेन जी पर, संदेश क्या निकल कर आया मोहन भागवत का, आंदोलन भी डायलॉग का एक तरीका, ये मोहन भागवत की तरफ से कहा गया है। आवाज नहीं सुनी जाए तो फिर प्रदर्शन कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मोहन भागवत ने ये साफ कर दिया। इतना ही नहीं, जेन जी की शिकायत पर भी मोहन भागवत की तरफ से मोहर लगाई गई कि जो शिकायत थी जेन जी की वो सही थी, मतलब बेबुनियाद मांग नहीं थी। और जेन जी, जेन अल्फा ये ज्यादा ईमानदार हैं। मतलब जो लोग कह रहे थे कि साहब ये तो जेनजी है, ये तो गालीबाज जनरेशन है, ये तो जनरेशन गटर है, इनमें तो नैतिकता की कमी है, मोहन भागवत कह रहे हैं कि ज्यादा जिम्मेदार है। जेनजी से पहले बात नहीं करना बड़ी चूक, ये भी बता रहे हैं मोहन भागवत। गलती कहां हुई कि पहले आपने इन जेनजी से संवाद ही नहीं किया, आपने इन्हें इस लायक ही नहीं समझा कि इनसे बात की जाए। अगली पीढ़ी को देश विरोधी नहीं कह सकते, ये भी भागवत जी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि आप एंटी नेशनल नहीं कह सकते। और पैलेट गन चलाने का कारण जानना होगा। पैलेट गन जो चली है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है, उस पर मोहन भागवत की तरफ से कहा गया है कि कारण जानना होगा, पैलेट गन क्यों चलाई। शिक्षा व्यवस्था में बहुत बदलाव होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया है मोहन भागवत ने कि बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है। पैलेट गन को लेकर वो कह रहे हैं कि ये जानना होगा पैलेट गन क्यों चलाई। और इसी को लेकर आप जानते हैं विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इसी को लेकर विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि गृह मंत्री आए, गृह मंत्रालय के अंदर कानून व्यवस्था, और ऐसे में वो आकर जवाब दें कि आखिरकार हुआ क्या था, पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ, अगर हुआ। ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर घेराबंदी अमित शाह की विपक्ष लगातार कर रहा है। और आज कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जेनजी से जो संवाद किया है उस पर वो कह रही हैं कि मोहन भागवत से जेनजी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। Gen Z are not anti-nationals. For the first time, we have spoken with Gen Z. Ma'am, this side. For the first time, we have interacted with them. They don't need a certificate from Mohan Bhagwat ji. Saying Gen Z are not anti-nationals. For the first time, we have spoken with Gen Z. Ma'am, this side. For the first time, we have interacted with them. They don't need a certificate from Mohan Bhagwat ji. Ma'am, you have to say anything. Ma'am, you have to say anything on Mohan Bhagwat saying Gen Z are not anti-nationals. They don't need a certificate from Mohan Bhagwat ji. Ma'am, you have to say anything. Ma'am, you have to say anything on Mohan Bhagwat saying Gen Z are not anti-nationals. They don't need a certificate from Mohan Bhagwat ji. और मोहन भागवत के बयान पर बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी कह रहे हैं गणतंत्र में कोई भी फीडबैक हो उसका तो सम्मान होना ही चाहिए। हमने भी छात्रों की मांग सुनी और मानी, लेकिन इसका राजनीतिकीकरण नहीं होना चाहिए। सर, कल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन वाली बात थी उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई थी सरकार की तरफ से, उसी के चलते प्रदर्शन हुआ, नहीं तो ये प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या आपको लगता है सरकार को एक संदेश है ये?
देखिए, कोई भी फीडबैक किसी भी गणतंत्र में, किसी भी डेमोक्रेसी में मिलता है तो उसका सम्मान करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसा उनके मन में शंका थी नीट पेपर के बाद, या उनके मन में कोई और आक्रोश था और उसकी वजह से हम लोग ने उनके साथ पूरी तरह नेगोशिएट किया, उनकी मांगें पूरी करी। और मैं समझता हूँ जो मोहन भागवत जी का वक्तव्य है वो ये भी कहता है कि छात्रों के साथ सहानुभूति होनी चाहिए, उनकी जो वाजिब जो मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए, और उसी के साथ साथ आने वाले समय में उनकी ऊर्जा हम लोग विकसित भारत में करें। लेकिन इसका राजनीतिकरण ना हो। विपक्ष का ये जिम्मेदारी है उनकी भी कि इसका प्रयोग करके वो सड़कों पर ना आएँ और इसको अपनी राजनीति से न जोड़ें। और मोहन भागवत का ये जो संदेश सामने आया, इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद है महुआ मांझी। उन्होंने कहा कि जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे वो मजदूरों के, किसानों के बच्चे थे, वो एंटी नेशनल हो ही कैसे सकते हैं। उन्होंने सही बात कही है। ये बात तो संपूर्ण विपक्ष कह रहा है, हम सभी कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन कह रहा है कि आप इन्हें कैसे एंटी नेशनल कह सकते हैं। ये बच्चे एक मजदूर के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, वो मध्यम वर्गीय घरों के बच्चे हैं, क्लर्क के, डॉक्टर के, इंजीनियर के, हम सब के बच्चे हैं। इसलिए वो किसी भी तरह से एंटी नेशनल नहीं हो सकते। इस बयान से हम सभी सहमत हैं। इनफैक्ट हम ही लोगों ने ये बयान पहले दिया, उसके बाद उधर से ये बात आई है। तो एक तरीके से विपक्ष ये कह रहा है कि मोहन भागवत जो कह रहे हैं उससे मोहन भागवत ने विपक्ष की जो बात है, विपक्ष की जो मांग है, उसी पर मोहर लगा दी है। अपनी मांग को लेकर छात्र रांची में भी आंदोलन कर रहे हैं। रांची में छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। छात्रों के आंदोलन का रांची में आज 14वां दिन है और बातचीत को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। छात्र कह रहे हैं कि वो सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से बातचीत को लेकर उन्हें कोई सिग्नल नहीं दिया जा रहा। और जैसे ही सरकार की तरफ से बातचीत के लिए वक्त बताया जाएगा और जगह तय की जाएगी, छात्रों का प्रतिनिधिमंडल बातचीत करने के लिए वहां पहुंच जाएगा। अब आपकी क्या है? अच्छा ठीक है। नवीन जी, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाया गया, सर्वे से रिलेटेड है। संताल परिणाम में 74-75 में सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उसका अंतिम विस्तारण नहीं हो सका। इसके बारे में माननीय सदस्य का चिंता है। अध्यक्ष महोदय, नवीन जायसवाल जी, सही है। नवीन जायसवाल जी, सर्वे की प्रक्रिया पुरानी पद्धति के होने के कारण से इसमें बहुत विलम्ब होने का कारण और त्रुटियां भी बहुत होती है। इसको लेकर के विभाग ने एक स्पष्ट जवाब दिया है कि एक कमेटी बनी हुई है, 3 माह के अंदर में वो रिपोर्ट करेगी। उसके आलोक में इसको डिजिटलाइजेशन करने का और नए आधुनिक तरीके से सर्वे करने का नए सिरे से हम लोग शुरुआत करेंगे। और जहाँ तक इन्होंने मौजा में स्पष्ट किया खेड़वाड़ी का गांव के बारे में, उन्होंने कहा है कि सर्वे में स्पष्ट हुआ कि पुरानी जो स्थिति थी वही सर्वे में भी आया है, लेकिन किस कारण से फॉरेस्ट में उस मौजा को दिखाया गया है उसका फिर से जांच होकर के विभाग को आया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसको दिखवा लेता हूँ। 1 माह के अंदर में यदि पुरानी पद्धति के आधार पर वो ग्राम नहीं है तो ऐसे स्थिति में इसको हम लोग आदेश निर्गत करते हैं। माननीय सदस्य नवीन जायसवाल जी, नवीन जायसवाल जी, सभा की कार्रवाई 12:30 बजे तक स्थगित की जाती है। झारखंड विधानसभा की कार्रवाई हंगामे के चलते 12:30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। आपने देखा झारखंड विधानसभा में भी जोरदार हंगामा। वहां विपक्ष की भूमिका में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए है और ऐसे में जोरदार हंगामा विपक्ष की तरफ से झारखंड विधानसभा में किया जा रहा है। सरकार से एक्शन को लेकर मांग की जा रही है। छात्रों के हितों में सरकार कदम उठाए, सीबीआई जांच करवाई जाए, तमाम मुद्दे जिसको लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर आक्रामक। झारखंड में विपक्ष और विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था झारखंड विधानसभा में। झारखंड विधानसभा की कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो कुल मिलाकर सत्ता पक्ष विपक्ष, राजनीतिक दलों से ज्यादा मतलब नहीं होता है। कौन किस भूमिका में है उसका चरित्र उसी रूप में सामने आता है। अब आप समझ रहे होंगे कि दिल्ली के अंदर जो विपक्ष और पक्ष है
और वहीं झारखंड में जो विपक्ष और पक्ष है, कमोबेश रवैया दोनों तरफ एक सा। तो छात्रों की मांग को लेकर विपक्ष में नाराजगी है कि छात्रों की मांग सरकार पूरी क्यों नहीं कर रही है। झारखंड विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा, जिसके बाद झारखंड विधानसभा की कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए स्थगित। इस बीच लगातार यह सवाल पूछा जा रहा है विपक्ष के नेता, खासकर राहुल गांधी, जो जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान तो छात्रों के हित में आवाज उठा रहे थे, अब झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर राहुल चुप क्यों हैं? झारखंड में कांग्रेस सरकार में शामिल है, इसी वजह से विपक्ष के आसान निशाने पर राहुल गांधी आए। अब राहुल गांधी ने रांची में प्रदर्शन करने वाले छात्रों से फोन पर बात कर ली है। राहुल गांधी ने उन्हें न्याय दिलाने का पूरा भरोसा दे दिया है। प्रदर्शनकारी छात्र ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया है, हेमंत सोरेन की सरकार जल्दी ही छात्रों से बात करेगी और छात्रों की समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। तो राहुल गांधी ने जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं रांची में, उनसे फोन पर बात की और ये वीडियो संदेश राहुल गांधी का बाद में सामने आया। रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्र की अचानक तबीयत बिगड़ी है, बड़ी जानकारी आ रही है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए। एबीपी न्यूज संवाददाता अवधेश की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप। तो रांची में एक आंदोलनकारी की तबीयत बिगड़ गई और देखिए अब उनको एम्बुलेंस के जरिए यहां से शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि उनकी जो पल्स है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, उनका जो बीपी है वो शूट कर रहा है और इसी वजह से डॉक्टर्स ने आशंका जताई है कि अगर अब इन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता तो गंभीर संकट इनकी जीवन को हो सकता है। तो देखिए ये जेपीएससी के अभ्यर्थी भी रहे हैं और इनका दर्द ये था कि मैं योग्य हूं लेकिन बार बार परीक्षाएं रद्द होती हैं, पेपर लीक होता है और इस वजह से हमें ये झेलना पड़ रहा है। लेकिन देखिए अब उनकी जो सेहत है वो जवाब दे रही है और इन्हें अब तत्काल सदर हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये अब इनके जान का खतरा बढ़ गया है और डॉक्टर्स का कहना है कि अब इन्हें अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। तो ये तस्वीर आप देखिए, पहले इन्होंने इनकार किया था कि मैं हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन डॉक्टर्स ने साफ तौर से कहा कि वो सुविधाएं यहाँ नहीं है जिसमें इनको इलाज दिया जा सके। और अब देखिए ये तस्वीर है, अब इनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो आंदोलन का ये जो पहला चेहरा है, इन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है और फौरन डॉक्टर्स ने साफ किया है कि इनको अगर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो जान का खतरा है और यही तस्वीर है कि अब इनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो लगातार ये बने हुए थे आंदोलन स्थल पर, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बाद इन्हें हटाया गया है। राजेश के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज, रांची। तो आपने देखा प्रदर्शनकारी की तबीयत बिगड़ रही है और सियासी तौर पर सरकार की घेराबंदी हो रही है। आजसू विधायक तिवारी महतो ने मांग कर दी है जेपीएससी मामले की सीबीआई ईडी से जांच कराई जाए। मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू। देखिए ये शुरू दिन का रेट था, लेकिन जब ऑफर खत्म हो गया तो इसलिए बैक इसको रख दिए हैं और अभी रेट काफ़ी बढ़ गया झारखंड में ना, इसलिए अभी और बहुत ज़्यादा लोग आया हुआ है तो अभी इसको और भी रेट बढ़ेगा लगता है और नया रेट लाएंगे, नया रेट आएगा। बताइए आप लोग चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री रिजाइन दे और जितने भी परीक्षा लिया गया है उसको रद्द किया जाए और पुनः परीक्षा राष्ट्रपति शासन में लिया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू करके यहाँ पे परीक्षा लिया जाए। ये आप आंसू में मिले हैं तिवारी महतो जी और अब चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगे तभी धांधलियों की जांच हो पाएगी। बिना राष्ट्रपति शासन के इस धांधली को जांच नहीं हो पाएगा। और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि मेरे घर में जो जांच कमेटी है वो आए, तो किस तरह जांच कमेटी उनका घर में आएगा ये भी खुलासा करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। अगर आप इतने ही स्वतंत्र दे रहे हैं तो रिजाइन मार के
जांच एजेंसियों को आने का निमंत्रण दिया। सरकार तो साफ तौर से करी है कि सीबीआई ईडी जांच नहीं होगी, सीआईडी जांच में ही सच सामने आएगा। 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 19 गिरफ्तारियां किसका हुआ, आखिर किया कौन है? जो आप देखते होंगे कि उनका प्रवक्ता का धर्म पत्नी नंबर है वहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं कि जेएमएम के पूरा कार्यालय में लोग उन्हीं का लोग भरा हुआ है। दबदबा था, दबदबा है, लेकिन आगे क्या ये दबदबा बना रहेगा? दरअसल ये सियासी डायलॉग चर्चित नेता बृजभूषण शरण सिंह के लिए कहा जाता रहा। यौन शोषण के केस पे अब बरी होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गए हैं। अवध के जिस इलाके से बृजभूषण शरण सिंह आते हैं, वहां इनका अच्छा खासा प्रभाव है। इन्होंने अपने इलाके में कल शक्ति प्रदर्शन किया। बृजभूषण शरण सिंह का सियासी असर चुनाव में क्या हो सकता है, ये समझिए। खुली गाड़ी, हाथ में गदा और समर्थकों का हुजूम। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट से बरी हो चुके हैं। बरी होने के बाद जब वो अयोध्या एयरपोर्ट से हनुमानगढ़ी के लिए रवाना हुए तो सड़कों पर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए बृजभूषण सिंह भी गदगद दिखे। जगह जगह फूल बरसाए गए और फूलों की माला से उन्हें लाभ दिया गया। अयोध्या के बाद बृजभूषण सिंह गोंडा पहुंचे, जहां उनके ही कॉलेज में सत्यमेव जयते रैली का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में साधु संत कार्यक्रम में मौजूद रहे। बृजभूषण सिंह ने इस मौके पर कहा कि मेरे खिलाफ गलत आरोप लगाए गए। दुनिया में आज तक डॉक्टर साहब इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी नहीं हुआ, किसी रेपिस्ट के खिलाफ भी नहीं हुआ। मेरे खिलाफ तो केवल यह था कि हमने मेडल पहनाया और पहनाते पहनाते कैच कर लिया। दरअसल कोर्ट से बरी होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह का कद एक बार फिर से बढ़ गया है। उनका राजनीतिक महत्व एक सीट या जिले तक सीमित नहीं है। पिछले 3 दशकों में उन्होंने पूरे देवीपाटन मंडल समेत आसपास के जिलों में ऐसा नेटवर्क बनाया जो बीजेपी और जातिगत सीमाओं को पार कर चुका है। बृजभूषण सिंह की उत्तर प्रदेश में दबंग और रॉबिनहुड जैसी छवि है। वो 6 बार सांसद रहे हैं। गोंडा और उसके आसपास की 25 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव है। देवीपाटन मंडल और आसपास के जिलों की 50 सीटों पर उनका अपना कैडर है। यूपी में राजपूतों के बड़े नेता माने जाने वाले बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप धुल चुके हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। जाहिर है बीजेपी के लिए उनसे किनारा कर पाना आसान नहीं होगा। अब यूपी में तो जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, मुद्दों के भंवर जाल में सरकार फंस रही है। एक्सप्रेसवे का वीडियो वायरल ही नहीं बल्कि उसके गड्ढे विपक्ष को हमले का सियासी हथियार दे रहे हैं। करोड़ों की लागत से एक्सप्रेसवे बना और एक्सप्रेसवे बनने के बाद ही गड्ढों से भर गया। गड्ढों को भरने के लिए मरम्मत की काम जब आगे बढ़ाई गई तो फिर टेबल फैन लगाकर वो मरम्मत को सुखाने वाले वीडियो वायरल हुए और ऐसे में पक्ष विपक्ष आमने सामने। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे इन दिनों सवालों के घेरे में है। करीब 4700 करोड़ की लागत से बनने वाला एक्सप्रेसवे अपने उद्घाटन के 20 दिन के अंदर ही दम तोड़ता नजर आ रहा है। सड़क किनारे पैच हाथ से ही उखड़ जा रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ लगे डिवाइडर भी टूट रहे हैं और कमियों को छिपाने की कोशिश की जा रही है। ये उखड़ने लगी है। ये जो पैचिंग की गई है ये भी उखड़ रही है। हालत देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर ये पैचिंग की हुई सड़क और ये उखड़ती हुई सड़क हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ये उखड़ रही है और
जो यहाँ पर स्थिति है, ये देखिए, ये जो गिट्टी ऊपर लगी हुई है, ये सब हाथ से उखाड़ी जा रही है। 64 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का 13 जुलाई को जोर शोर से उद्घाटन हुआ था। वादा था अमेरिका वाली सड़क बनाने का, लेकिन हकीकत अब सबके सामने है। उन्नाव से लखनऊ की ओर कच्चे पैचवर्क को सुखाने के लिए पंखे लगा दिए गए। पंखों से सड़क सुखाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तस्वीरें वायरल हुई तो समाजवादी पार्टी भी सरकार पर टूट पड़ी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये है बीजेपी तरक्की की नई हवा। कुछ दिन पहले ही जिसका उद्घाटन हुआ हो, उस सड़क को मरम्मत की जरूरत पड़ गई और एक्सप्रेस स्पीड से मरम्मत को सुखाने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी राज में हुआ हर निर्माण चलता कम है, धंसता ढहता गिरता ज्यादा है। मामला बढ़ा तो NHAI ने भी कार्रवाई की, लेकिन चुनावी माहौल में सियासतवार पलटवार और ज्यादा तेज हो गया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि लखनऊ कानपुर की जो अभी NHAI ने जो सड़क बनाई, 70 किलोमीटर सड़क जिसकी लागत 4700 करोड़ रुपए है, वो सड़क बनने के 10 दिन बाद ही उखड़ गई। अभी 4-5 दिन पहले की बात है। अब सड़क की हालात ये है, आप सोचिए जरा, भारत के और आम लोगों के टैक्स के कितने पैसों की कितनी बर्बादी और लूट है, कितना बंदरबांट है कि 4700 करोड़ रुपए की सड़क 47 दिन भी नहीं चल पाई और उसे पंखे लगा के सुखाया जा रहा। वो लोग सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में सड़कों के निर्माण को हमेशा प्राथमिकता से परे रखा, जिन्होंने विकास से ज्यादा जाति और मजहब के समीकरणों को हमेशा प्राथमिकता दी है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को अंधेरे में ढकेल रखा था, आज वो भी सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार एक्सप्रेसवेज का निर्माण किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में NH का भी लगातार विकास हुआ है और जहां कहीं भी कमियां हैं, हमने उसको स्वीकार किया है। जाहिर है एक्सप्रेसवे के बहाने यूपी में अगले साल होने वाले सियासी पैचवर्क को ठीक करने की कवायद अब शुरू हो गई है। सावन का महीना चल रहा है। देश के अलग अलग इलाकों में कावड़ की यात्रा हो रही है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लाखों श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इन श्रद्धालुओं के बहाने यूपी में ज़बानी सियासी जंग हो रही है। ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जो सामाजिक माहौल के खराब कर रहे हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी कावड़ियों को नशेड़ी, लुटेरा, आतंकवादी बता रहे हैं। इस बयान के बाद यूपी में सियासत तेज हो गई है। मुस्लिम धर्मगुरुओं समेत बीजेपी ने मौलाना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कावड़ियों को लेकर अपने विवादित बयान के बाद मौलाना साजिद रशीदी चौतरफा घिर गए हैं। साजिद रशीदी ने कहा कि कावड़ के नाम पर भक्ति का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भक्ति का मजाक उड़ाता है वो नशेड़ी और आतंकवादी है। जो आदमी एम्बुलेंस को भी पकड़कर एम्बुलेंस में तोड़फोड़ कर दें, क्या उनको शिव भक्त कहेंगे? जो लोग अगर ट्रक से थोड़ी सी टक्कर हो जाए उसका पूरा माल लूट लें, तो क्या आप उनको शिव भक्त कहेंगे? मजाक बना के रख दिया कावड़ का। मेरा मानना है कि जो आस्था के साथ भोंडा मजाक करे, वो कोई भी हो, इधर से हो या उधर से हो, मैं तो उसको कावड़ यात्री नहीं मानता। वो कावड़ यात्री नहीं है, वो नशेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, लूटपाट करने वाले लोग हैं। और मैं तो कहता हूँ जो लोग डंडा लेके चल रहे हैं और मार पिटाई कर रहे हैं लोगों के साथ में, जो पुलिस वालों को मार दें, वो तो दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं। मौलाना साजिद रशीदी के बयान के बाद राजनीतिक हमले तेज हो गए हैं। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने साजिद रशीदी के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में तहरीर देकर रासुका लगाने की मांग की है। मौलाना साजिद रशीदी नाम का एक जिहादी है जो हिंदुस्तान में अपने इस तरह के बयान देकर के ऐसे टाइम पे जब कावड़िया भगवान देवादिदेव महादेव का अभिषेक करने के लिए अपने कंधे पे कावड़ रख के नंगे पैर इतनी गर्मी में और लगभग 300 से 500 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, इन्होंने जो कावड़िया अपने कंधे पे कोई तो जल लेकर के आते हैं, उनके लिए आतंकवादी कहना, उन्हें पत्थरबाज कहना, शराबी नशेड़ी कहना, ये पूरे सनातन का अपमान है। मुझे कई कावड़ संघ के लोगों के फोन आए। दूसरी ओर मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि किसी की आस्था पर सवाल उठाना गलत है। वहीं बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने भी साजिद रशीदी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। अगर कहीं किसी ने उपद्रव किया या कोई बदतमीजी की
तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कांवड़ यात्रा को मतून करें, दोषी ठहराएं। ये सरासर गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये तो इस तरीके से ऐसा है कि धर्म को बदनाम करने वाली बातें हैं और एक धार्मिक काम करने वाले व्यक्ति को नशेड़ी कहना, नशा करने वाला कहना, ये तो एक तरीके से अपमान है। इस तरह के बातों से बचना चाहिए और विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। जो लोग इस तरह बयान दे रहे हैं वो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं और ऐसे लोगों के लिए कानून की धारा में जो भी प्रावधान है उसके तहत उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। 5 व्यक्ति पूजा करने वाले पुजारी का, मौलाना का जो सम्मान है वही दो व्यक्ति पूजा करने वाले पुजारी का होना चाहिए। लेकिन ये मौलाना मुझको लगता है कांवड़ियों को नशेड़ी गंजेड़ी कह रहे हैं। हो सकता है नशे में हो और नशे में ऐसी बातें कह रहे हो। अगर नशे में ऐसी बातें कही तो उनको इस प्रकार नहीं करना चाहिए, और अगर होश में रहकर उन्होंने ये बात कही है तो दंड के पात्र हैं। कानून ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करता जो उत्तेजना फैलाने का काम करते हैं। साफ है, आस्था के नाम पर जहर उगलने वालों को सबक सिखाना जरूरी है। कांवड़ यात्रा सदियों से सनातनी परंपरा का प्रतीक है, लेकिन सियासी चश्मा पहनने वालों को ये रास नहीं आ रहा है। अब देखिए, एक तरफ तो कावड़ पर विवादित बयान दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ आस्था, मन्नत और श्रद्धा का भाव भी है। कावड़ यात्रा में एक कावड़ ऐसी भी जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। मेरठ के रहने वाले एक कावड़िये ने 301 लीटर का कावड़ उठाया। इसका मकसद योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार यूपी का सीएम बनाना है। इस बार कांवड़ यात्रा में कई रंग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक कावड़ ऐसा भी है जहां 2027 के विधानसभा चुनाव के रंग दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये कावड़ इस बार सबसे बड़ी और सबसे भारी कावड़ है। मेरठ के वलीदपुर गांव के आकाश सैनी ने 301 लीटर की कावड़ उठाकर सबको चौंका दिया। आकाश सैनी की माने तो इस कावड़ को उठाने के पीछे का मकसद योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाना और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने की मनोकामना है। योगी जी हमारा अच्छे काम करे। पहले कितनी बदमाशी थी, पहले ले पोते लोन हो गए, अब तो कुछ नहीं हो रहा, अब बहुत कम है। पहले सरकार में बहुत दिक्कत थी, पहले पिछली सरकारों में कावड़ों में भी लट बजा था, पुलिस वाले बजा, बहुत दिक्कत थी, पिछली बहुत दिक्कत थी पहले। अच्छा, योगी जी की कौन सी चीजें आपको पसंद आती हैं जिसकी वजह से उन्हें तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाना चाहते? सारी बात, सारा काम अच्छा कर रखा उन्होंने, जो मेट्रो आगे सब अच्छा काम बढ़िया कर रखा। यानी आपके क्षेत्र का भी विकास हो रहा? हाँ जी, बहुत बढ़िया। 22 जून को आकाश ने ये कावड़ हरिद्वार से उठाई थी और अब वो मेरठ के मोदीपुरम पहुंच गए हैं। उम्मीद है कि 10 अगस्त तक वो मेरठ के औघड़नाथ मंदिर पहुंच जाएंगे, जहां वो जलाभिषेक कर भोले का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। ये पूरी टीम को ख्याल कहां से आया कि योगी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया जाए? ये ख्याल इस तरीके से आया कि जो हमारे कावड़ का अनुशासन इस तरीके से आ रहा है, हमारा जो अनुशासन है हमारा गुस्ताई उत्तराखंड से कावड़ में इतने अच्छी फैसिलिटी है, पुलिस वाले साथ चलते हैं हमारी, किसकी वजह से है? वो सब हमारे योगी जी की वजह से है। तो इसलिए हमारा ख्याल आया कि हम अपने योगी जी के लिए 301 लीटर जल लेके चले। ये कावड़ जहां जहां पहुंच रही है वहां इसका भव्य स्वागत हो रहा है। सम्मान में शील्ड, मेडल के अलावा नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर सैनी समाज ने सम्मान में एक बाइक भी दी है। यानी आस्था के रंग तो कावड़ यात्रा में देखने को मिल ही रहे हैं, सियासत की तस्वीर भी इसमें घुल गई है।